नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी ऑफिशियली अपने नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिनका प्रोविजनल डेजिग्नेशन P-77 क्लास रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सबमरीन का डिज़ाइन ऐसा बनाया जा रहा है कि साइलेंट मोड में 25 नॉट की स्पीड को अचीव कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क होने वाला है, जो कि इन सबमरीन को अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन के बराबर बनाने वाला और चाइना के टाइप 095 क्लास की सबमरीन से आगे रखने वाला है। अभी टेक्निकल पॉइंट पर अगर बात करें तो इन सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि एक हाइब्रिड सेटअप होने वाला है। और ये हाइब्रिड सेटअप न्यूक्लियर प्रोपल्सन की अनलिमिटेड एंड्योरेंस को इलेक्ट्रिक ड्राइव की क्वाइट ऑपरेशन के साथ कंबाइन करने वाला है। इसका मतलब है कि सबमरीन लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल मिशन का किसी भी मिशन को बिना रिफिल के आराम से कर सकता है और फिर भी सबमरीन के एक्यूस्टिक्स नेचर बहुत ही कम रहने वाले हैं, यानी दुश्मन की सोनार में इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 77 के अंदर फॉल बैक कन्वेंशनल प्रोपल्सन सेटअप को भी ऐड किया जा सकता है, जिसे सबमरीन स्प्रिंट मोड में 30 नॉट से भी ज़्यादा की स्पीड को अचीव करने वाला है। यानी नीड के हिसाब से नेवी इसे स्टेल्थी हंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है या फिर ज़रूरत पड़ने पर हाई स्पीड अटैक के रोल में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की तरफ अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में नेवल कंपटीशन बहुत ही इंटेंस होता जा रहा है और चाइना अभी अपने टाइप 093 बी क्लास की यानी कि सैंग क्लास की सबमरीन्स और फ्यूचर में टाइप 095 सबमरीन को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाले हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 77 के अंदर डेवलप किए जाने वाले सबमरीन सही टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं तो भारत के पास क्वालिटेटिव एज वहाँ पे मौजूद होने वाला है। खास करके इंडियन ओशन रीजन में यह हमें चाइना के खिलाफ एडवांटेजेस को दिलाने वाले, क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में चाइना के प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जहां पर हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन ओशन में आने के लिए चाइना को काफ़ी लंबा रास्ता कवर करना पड़ता है, जिस वजह से इंडियन ओशन रीजन में हमारी स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद भी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर चाइना अपने एसेट को इतनी आसानी से डिप्लॉय नहीं कर सकता है। अगला अपडेट वियतनाम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी मलेशिया के बाद वियतनाम की पीपल्स एयरफोर्स की तरफ से भी अपने Su-30 MKM फाइटर जेट को ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप करने के लिए सीरियस इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट किया गया है। सोर्सेज के हिसाब से वियतनाम के पास अभी 36 Su-30 MKM एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और उन्होंने ऑफिशियली भारत से इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन और इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी मांगी है। ब्रह्मोस से बेसिकली ब्रह्मोस का एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, जिसका वेट अराउंड 2.5 टन के आसपास है और इसका स्ट्राइक रेंज अभी 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया है। ये मिसाइल मार्क 2.8 से मार्क 3 की रफ्तार में कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है और लो अल्टीट्यूड टर्मिनल फ्लाइट पाथ और प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम की वजह से एनिमी रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इस वजह से इसे गेम चेंजर वेपन भी कहा जा सकता है और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी सक्सेस को देखने के बाद पूरे दुनिया भर के देश इसको एक्वायर करने के लिए भारत के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसी को लेके पहले से ही मलेशिया की तरफ से भारत को एक रिक्वेस्ट किया जा चुका है कि वो अपने Su-30 में ब्रह्मोस ए को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जिसके बाद अभी वियतनाम की तरफ से भी सेम इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो Su-30 MKI या Su-30 MKM जैसे एयरक्राफ्ट को ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए सबसे पहले इनकी एयरफ्रेम हार्डनिंग, कस्टम पायलॉन्स और एवियोनिक्स अपग्रेड की जरूरत पड़ने वाली है और ये कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है, जिसमें 12 से 18 महीने तक की टाइम लग सकता है। और अभी जो भी कंट्री Su-30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं वो सभी के सभी अभी ब्रह्मोस ए को एक्वायर करने में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और अभी इंटीग्रेशन कॉस्ट और मॉडिफिकेशन डिटेल को जानने के लिए चीन के साथ बातचीत करने लगे हैं। अब अगर स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट के बारे में बात करें तो अगर वियतनाम के Su-30 एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस ए को इंटीग्रेट किया जाता है तो उनकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ही इंप्रूव होने वाली, जो साउथ चाइना सी रीजन में चाइना के खिलाफ वियतनाम के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस वेपन बन सकता है। वहीं पर अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस ए के इंटीग्रेशन में HAL और 100 से ज़्यादा इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी शामिल है। मतलब अगर वियतनाम और मलेशिया से देश अभी इस मिसाइल को अडॉप्ट करते हैं या फिर ब्रह्मोस ए को अपने एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।
अगला अपडेट ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ से है। मई 2025 में हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स और लॉटरी मुनिशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हमको देखने को मिला था, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में अभी एक गेम चेंजर वेपन साबित हो चुके हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक बहुत ही बड़ा लूप होल भी एक्सपोज हुआ था, और वो ये कि ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में काफ़ी वीकर पाए जा रहे हैं। यानी कि एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में ड्रोन कुछ खास नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस दौरान चाइनीज सप्लाइड जैमर्स और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के सपोर्ट में हमारे कुछ ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज करके डाउन करने की बात सामने आई थी। ठीक उसी तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से डिप्लॉय किए गए ऑलमोस्ट सभी तरह के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसमें ज़्यादातर टर्किश ऑरिजिन ड्रोन थे, जो कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के अंदर ही क्रैश कर रहे थे। अब भारत की ड्रोन के बारे में बात करें तो सबसे नोटेबल केस एक वॉरमेट लॉटरिंग मुनिशन में देखा गया था, जिसे पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से सॉफ्ट किल किया गया था, फिर कैप्चर किया गया था। इसके अलावा नागास्त्र 1 और कुछ और इंडियन ओरिजिन ड्रोन के रैकेज भी पाकिस्तान के सियालकोट रीजन में देखे गए थे, और बाद में पता चला कि ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंड्यूस GPS और कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से क्रैश हो गए थे। बैटलफील्ड फीडबैक के बाद आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को क्लियर डायरेक्शन दिया जा रहा है कि उनके ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन को इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में इफेक्टिव होने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। मतलब नए सिस्टम में अभी एंटी जैमिंग और स्पूफिंग रेजिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक, रेजिलेंट नेविगेशन सिस्टम और सील्डेड मिलिट्री ग्रेड प्रोसेसर मौजूद होने की डिमांड किया जा रहा है। अब स्ट्रेटेजिक एंगल से देखा जाए तो अब भारत का फोकस यहाँ पर सिर्फ एक लो कॉस्ट ड्रोन को डेवलप करने पर, बनाने पर नहीं होने वाला है, बल्कि फ्यूचर प्रूफ सर्वाइवल ड्रोन को डेवलप करने पर होने वाला है। क्योंकि आगे चल के पाकिस्तान हो जाए फिर चाइना हो जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को डिप्लॉय करने वाले। तो ऐसे में अगर हमारे ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को झेल नहीं पाएंगे तो इनको डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं बनने वाला, जिस वजह से अभी हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करने वाले ड्रोन को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान भी हमने देखा था कि यूक्रेन के FPV ड्रोन हैवी जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर रहे थे। वही सिस्टम अभी भारत की तरफ से भी अडॉप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नए प्रायोरिटी के बारे में है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब यह डिसाइड किया गया कि अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाने वाला है। इसमें सबसे पहले मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर को फाइल करने की बात की जा रही है, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन के आसपास होने वाली है। साथ ही एक और बड़ी डील जो अभी फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाया जाने वाला है, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट डील होने वाला है, जिसमें अब लिमिटेड नंबर में 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये अर्जेंसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन का होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास 30 से 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पुराने एयरक्राफ्ट हैं और MiG-21 जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट जो है आगे चल के धीरे धीरे रिटायर होने वाले, और सेम टाइम पर चाइना और पाकिस्तान के पास J-20 और J-35 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाले। तो इस वजह से भारत अभी जल्दी अपनी एयर पावर को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन अभी पता चला है कि इसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट इंडियन नेवी के ऊपर भी पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए गवर्नमेंट को फंड और अप्रूवल देने की रिक्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी जैसे कि इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंट बेसिस पर नए फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाले और अभी इमरजेंसी बेसिस पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी खरीदने का विचार किया जा रहा है, तो डिफेंस बजट की मैक्सिमम फंड्स को अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए एलोकेट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिस वजह से नेवी की 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन की प्लान को भी कुछ साल के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है। नेवी का कहना है कि 3 कैरियर होने से जब एक कैरियर मेंटेनेंस में जाएगा तो हमारे पास दोनों फ्रंट में 2 कैरियर ग्रुप हमेशा ऑपरेशनल रहने वाले, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रायोरिटी को इंडियन एयरफोर्स के फेवर में रखने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि 2 फ्रंट थ्रेट में एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करना सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने वाला है। लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन नेवी के इंडो पैसिफिक पावर को या प्रोजेक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करने वाला है, लेकिन वर्तमान के लिए नए एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट और 35 से 38 के आसपास ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हमारे लिए मेन प्रायोरिटी होने वाले हैं। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन काफी बड़ा रोल को प्ले कर रहे हैं। चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले से ही स्वार्म ड्रोन या अलग अलग तरह के ड्रोन को डिप्लॉय करके रखा गया है, और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी सारे ड्रोन को भारत के खिलाफ डिप्लॉय किया जा चुका है। इसी बैकड्रॉप में एक नया आइडिया सामने आया था, जिसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि HAL की इंडिजिनस STD-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक ड्रोन हंटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बन सकता है। इससे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे अटैक हेलीकॉप्टर को भी ड्रोन हंटर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का सजेशन दिया गया था। अब STD-40 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये एक टर्बोप्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसमें हनीवेल की
TP331 इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि 1100 हॉर्स पावर को डिलीवर कर सकता है और इस एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम 21,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है और करीब 3.5 घंटे की एंड्योरेंस को डिलीवर कर सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, जो कि मेनली ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसको ड्रोन हंटर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ड्रोन हंटर बनाने के लिए सबसे पहले इन एयरक्राफ्ट में नए सेंसर सूट को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड कैमरा और AI ड्रिवन डिटेक्शन सिस्टम को ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर की रेंज तक स्मॉल ड्रोन को स्पॉट करने में सक्षम होने वाले हैं। इसके बाद इनको लाइट एयर टू एयर मिसाइल या फिर डिस्पर्सिबल मुनिशन या फिर इवन डायरेक्ट एनर्जी पॉड से इक्विप किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि STD-40 को ड्रोन हंटर में कन्वर्ट करने में मॉडिफिकेशन कॉस्ट अराउंड 20 से 30 करोड़ पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से पड़ सकता है। मतलब टोटल 100 करोड़ के अंदर ही एक ऑपरेशनल ड्रोन हंटिंग एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा सकता है। जबकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करें तो हर एक जेट का कॉस्ट 500 करोड़ से ज्यादा होता है। HAL अभी हर साल ऐसे 12 से 16 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर सकता है, लेकिन अगर इसको स्केल अप किया जाता है तो 2027 तक मिनिमम 50 ऐसे ड्रोन हंटर एयरक्राफ्ट को इजीली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक डेडिकेटेड एंटी ड्रोन फ्लीट के तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।